नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हुआ है, भारत को नशे के कारोबार का ठिकाना बनाने की साजिश हो रही है। पिछले दिनों गुजरात के मुंद्रा से जब्त की गई हेरोइन से बात साफ भी हो रही है। ऐसे में एनआईए नशे के इस कारोबार के मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगी है। वहीं बात तालिबानियों की करें तो हथियारों के दम पर दहशत पैदा करने वाले तालिबानी दाने दाने को मोहताज हैं और भूख की दहशत उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे भारत के उस करारे जवाब की जिसके बाद ब्रिटेन की जॉनसन सरकार को झुकना पड़ा, और दिखाएंगे मेहनत कशों के अरमानों पर नकलची कैसे पानी फेर रहे हैं, और दर्शन कराएंगे मां के दरबार के। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पिछले दिनों गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से जब्त 3000 किलो हेरोइन मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। करीब 21,000 करोड़ रुपए की इस हेरोइन तस्करी के मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को दिल्ली के कारोबारी कुलदीप सिंह की तलाश है, जिसके इशारे पर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते नशे की यह खेप भेजी गई थी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को दिल्ली के उस कारोबारी की तलाश है जिसका नाम कुलदीप सिंह बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 15,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलोग्राम हेरोइन उसी कारोबारी के जरिए अफगानिस्तान से भारत पहुंचाई गई थी। यानी इस ड्रग्स की सबसे अहम कड़ी उसी कुलदीप सिंह को बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए लगी है, क्योंकि एनआईए ही ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी के मामले की जांच करने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के मुताबिक जिस कंटेनर में हेरोइन मिली उस खेप में टेलकम पाउडर होने की बात कही गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली का कारोबारी कुलदीप सिंह ही अफगान ड्रग डीलर को जानता है और उसने ही ड्रग्स की इस खेप को भारत तक पहुंचाने में स्मगलर्स की मदद भी की। और ये भी कहा जा रहा है कि उसी कुलदीप सिंह ने पोर्ट पर इस खेप को रिसीव भी किया। हालांकि इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान डीआरआई और एनसीबी को कुलदीप सिंह का पता नहीं लग सका। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जहाज के जरिए अफगानिस्तान से कुछ सामान की आड़ में भारी मात्रा में ड्रग्स भारत लाई जा रही थी। ये जहाज ईरान के बांदर अब्बास पोर्ट से होते हुए गुजरात आया था। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही थी। निर्यात करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई। जब यह कंसाइनमेंट अफगान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, असल में टेलकम पाउडर की आड़ में करोड़ों की ड्रग्स थी। इस केस में फिलहाल सुधाकरण दुर्गा, पीवी गोविंदराजू, राजकुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 4 अफगान नागरिक, 1 उज्बेक और 3 भारतीय नागरिक हैं। अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए को इस पूरे सच से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आतंक फैलाने के लिए अपना नाम और निशाना बदल लिया है। अब आतंकवादी टीआरएफ के नाम पर हिंदू, सिख और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। बौखलाए हुए आतंकी एक बार फिर 90 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। कश्मीर को 90 के दशक में लौटाने की साजिश। आतंकियों के निशाने पर हिंदू, सिख और गैर कश्मीरी। आतंक का मजहबी रंग। श्रीनगर में यह प्रदर्शन घाटी में हुई शिक्षकों की हत्या के विरोध में है। प्रदर्शनकारी आतंक का शिकार बने शिक्षकों के लिए इंसाफ और गुनहगारों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनको सजा देना भी बहुत जरूरी है। ये उनको मालूम था कि ये लड़की सरदार लड़की थी, अलूची बाग एक सिख बस्ती की रहने वाली थी और उसको मारा गया, जिसे हम बहुत कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का ये नया ट्रेंड है। लगातार मुंह की खाने के बाद बौखलाए हुए आतंकी एक बार फिर 90 के दशक जैसी परिस्थिति बनाने की साजिश रच रहे हैं। लगातार हिंदू, सिख और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं।
बिल्कुल हमारी जो ये सरदार लड़की जो मारी गई है, ये बाज़ाफ्ता एक लोकल लड़की है जो यहाँ पिछले 30 साल में रही है। अभी अगर दफ्तर से निकाल के इसको मारा गया, उन्होंने उसका कार्ड भी देखा गया, तो ये बहुत गलत है, हम इसे कंडेम करते हैं। आतंकियों ने गुरुवार को श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या की थी। स्कूल में आईडी कार्ड देखकर शिक्षकों को गोली मारी गई थी। मारी गई सपिंदर कौर सिख थी और दीपक चांद कश्मीरी पंडित। इससे पहले मंगलवार को भी श्रीनगर में 3 लोगों की हत्याएं हुई थी। मंगलवार को आतंकियों ने केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू को निशाना बनाया था। स्थानीय लोगों में कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू काफी सम्मानित थे। मंगलवार को बिहार के रहने वाले स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र की हत्या भी हुई थी। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ही दोनों आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदारी ली है। सीमा पार से आईएसआई हैंडलर्स ने ही लश्कर तैयबा की मदद से टीआरएफ को खड़ा किया है, ताकि एक बार फिर घाटी में मजहबी आग लगाई जा सके। तभी तो आतंकी जानबूझकर हिंदू, सिख और गैर कश्मीरियों के साथ साथ उन मुसलमानों को भी निशाना बना रहे हैं जो सियासी गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं या पुलिस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तालिबानियों ने भले ही चारों ओर से घेर कर अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब वो खुद घिरे हुए हैं। वो भी इस कदर कि उस घेरे से निकलना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल इस समय पूरा अफगानिस्तान भूखमरी के संकट से जूझ रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं और हथियारों से लैस तालिबान मजबूर। अफगानिस्तान पर तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान एक अनजान मगर बेहद खतरनाक दुश्मन से पूरी तरह घिर चुका है। जिधर भी नजर दौड़ाओ तो तालिबान के लड़ाके और कंधे पर लटकी उनकी AK-47 सी नजर आती है, मगर आम लोगों के ढके हुए चेहरे और घुटी हुई आवाज ने असल में अफगानिस्तान के एक खतरनाक सच को भी ढक लिया है। वो सच जिसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र को अब लगने लगा है। असल में अफगानिस्तान पूरी तरह से भूखमरी से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान में हर 10 सालों में लगभग 3 बार सूखा पड़ा। गृह युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान की इस साल के सूखे ने लगभग कमर तोड़ दी। सच कहा जाए तो तालिबान अब पूरी तरह से भूख की चपेट में आ गया है। अफगानिस्तान में यूएन के विशेष अधिकारी ने काबुल में कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में खाद्य पदार्थों का स्टॉक खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में लोगों को खाद्य पदार्थ मुहैया कराना मुश्किल होगा और इसलिए आने वाले वक्त में 1/3 अफगानिस्तान के लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले काबुल एयरपोर्ट पर करीब 800 बच्चे हैं, जिन्हें अभी तो जरूरी खाना मुहैया करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को युद्ध स्तर पर नहीं सुलझाया गया तो साल के अंत तक लाखों छोटे बच्चों को गंभीर और जानलेवा कुपोषण का शिकार होना पड़ सकता है। आज आलम यह है कि गांव में किसान और नौजवान खेती या पशुओं की देखरेख के लिए नहीं बचे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से अब तक 6 लाख से ज्यादा अफगानी बेघर हो चुके हैं और करीब 4 करोड़ की आबादी दाने दाने की मोहताज होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ 1 महीने का ही राशन बचा है। आफत के मारे अफगानिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए $20 करोड़ यानी करीब 1461 करोड़ रुपए की तत्काल जरूरत है। अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो चुका है, उसका दुनिया भर से संपर्क कटा हुआ है। 15th of August resulted in a freezing of the foreign reserves and the suspension of development and on-budget assistance, and the consequences have just been devastating. The economy is on the brink of collapse here in Afghanistan. The cash liquidity crisis, banks had closed their doors. भूख से अफगानिस्तान को पूरी तरह से घिरा देखकर अमेरिका और जर्मनी ने मदद देने का ऐलान तो किया। चीन ने पहले ही
अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अफगानिस्तान में सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए तालिबान पैसे कहां से लाएंगे और बड़े देशों से जो मदद मिलने वाली है, तालिबान उस मदद को गोला बारूद में इस्तेमाल करते हैं या देश की भूखी जनता का पेट भरने में। इसे कहते हैं ऊंट का पहाड़ के नीचे आना। भारत सरकार के करारे जवाब के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। ब्रिटेन ने नरम रवैया अपनाते हुए क्वारंटीन नियमों में बदलाव कर दिया है। जिन भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी, उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। इसके अलावा जिस वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दी है, उसकी दोनों डोज लेने वाले भारतीयों को भी क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। ये नए नियम 11 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। वैक्सीन विवाद पर भारत सरकार की सख्ती के आगे आखिरकार ब्रिटेन को झुकना ही पड़ा। भारतीय यात्रियों के लिए ब्रिटेन को अपने कोरोना नियम बदलने पड़े। नए नियम के मुताबिक जिन भारतीयों ने कोविशील्ड या ब्रिटेन द्वारा मंजूर की गई किसी अन्य वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, यानी जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के मुताबिक ये नियम 11 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। Traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. सीमा पर आतंकवाद का मसला हो या फिर विकास का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीति का, भारत ने बता दिया कि वो अब न्यू इंडिया है और किसी से भी डरता नहीं। इसलिए चीन और पाकिस्तान के अंदाज में ब्रिटेन को भी भारत ने जवाब दिया है, जिसके बाद यात्रा नियमों में ब्रिटेन को बदलाव करना पड़ा। दरअसल वैक्सीन को मान्यता देने और यात्रा नियमों को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच जब ठनी, तो भारत ने ब्रिटेन पर वैसा ही नियम लागू किया जैसा ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों पर लागू किया था, जिसके बाद ब्रिटेन को बैकफुट पर आना पड़ा। असल में ब्रिटेन ने पिछले महीने जब अपनी हवाई सीमाएं खोली, तो पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को क्वारंटीन के नियम से छूट दे दी गई। लेकिन ब्रिटेन ने भारतीयों के लिए सख्त नियम जारी रखे थे, जिसके मुताबिक भारत में वैक्सीनेटेड लोगों को बिना वैक्सीन वाला माना जा रहा था और ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना था। ब्रिटेन के इस फैसले की तीखी आलोचना हुई और इसे नस्लवाद से जोड़कर देखा गया। ब्रिटेन के ऐसे रवैये का जवाब देने में भारत ने भी देर नहीं लगाई और 1 अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले हर यात्री के लिए 10 दिन का क्वारंटीन नियम जरूरी कर दिया और इस नियम से फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी छूट नहीं दी गई। भारत की इस रणनीति ने असर दिखाया और ब्रिटेन को अपने नियम बदलने पड़े। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी हुई और इस नीलामी में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से मिले उपहारों ने बाजी मार ली। पहले 10 स्थान पर ओलंपिक और पैरालंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों के ही उपहार रहे, जिनकी लोगों ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी। नीलामी में मेडल वीरों के उपहारों ने मारी बाजी। टॉप 10 पर खिलाड़ियों के उपहारों का जलवा। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी हुई और इस नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले वो उपहार रहे जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को भेंट किए थे। आइए जान लीजिए पहले 10 स्थान पर कौन कौन से उपहार रहे जिनकी लोगों ने ज्यादा कीमत लगाई। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ में बिका। नीरज चोपड़ा के भाले का बेस प्राइज 1 करोड़ रखा गया था। तलवारबाजी में ओलंपिक में जगह बनाने वाली भवानी देवी की तलवार को 1.25 करोड़ कीमत मिली। भवानी देवी की तलवार का बेस प्राइज 60 लाख रुपए रखा गया था। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सुमित आंतिल का भाला 1.02 करोड़ में बिका, जबकि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के साइन वाला अंग वस्त्र 1 करोड़ रुपए में बिका। अंग वस्त्र का बेस प्राइस 90 लाख रखा गया था। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन के ग्लव्स की बोली 91 लाख लगी। लवलीना बोरगोहेन के ग्लव्स का बेस प्राइस 80 लाख था। ओलंपिक खिलाड़ियों के साइन वाला अंग वस्त्र 90 लाख रुपए में बिका। वहीं पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले कृष्णा नागर के बैडमिंटन को 80 लाख से ज्यादा मिले। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों की साइन वाली हॉकी 80 लाख में बिकी।
सेमीफाइनल में पहुंचने वाली महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की साइन वाली हॉकी की कीमत भी 80 लाख लगी। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत का बैडमिंटन 80 लाख में बिका। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को ये उपहार तब दिए थे जब वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलने के बाद देश लौटे थे और पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उपहार लेते समय पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से पूछा था कि क्या वो इन उपहारों की नीलामी कर सकते हैं। पीएम मोदी के इस सवाल पर उपहार देने वाले खिलाड़ियों ने हामी भरी थी। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। आपको बता दें कि पीएम मोदी को अलग अलग दौरे के दौरान जो उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी की जाती है और इस बार खिलाड़ियों ने भी उपहार भेंट किए थे। अब उपहारों की नीलामी में मिली रकम को नमामि गंगे परियोजना में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी घोषणा नीलामी के पहले ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि नमामि गंगे परियोजना की मदद के लिए पीएम मोदी ने 81वें मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। नमामि गंगे परियोजना का मकसद गंगा और उससे जुड़ी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है और उन्हें संरक्षित करना है। ऐसे में उपहारों की नीलामी से जो रकम मिलेगी उससे गंगा और ज्यादा अविरल हो जाएगी। तू डाल डाल मैं पात पात, नकल रोकने की सरकार की हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। नई नई और हाईटेक अकल के जरिए नकल करने वाले प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और मेहनत कशों का हक छीन रहे हैं। होशियार, खबरदार, ये चप्पल नहीं नकल के औजार हैं। चीटिंग के लिए ईयरबड्स भी तैयार हैं। देखने में तो चश्मा चेहरे की शान है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ नकल का सामान है। राज्य में हाईटेक नकलचियों ने प्रशासन की नींद तो उड़ा ही दी है। उन अभ्यर्थियों के अरमानों पर भी पानी फेर रहे हैं जो अपने सपने साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मेहनत से पढ़ाई करने वालों के हाथ उस समय निराशा आती है जब नकलची बाजी मार जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं। रीट हो या फिर एसआई या फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, नकल की खबरें लगातार आ रही हैं। वो भी इतने हाईटेक कि पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। रीट में चप्पल में लगे ब्लूटूथ से नकल का केस देखने को मिला। इसके अलावा वायरलेस ईयरबड्स और ब्लूटूथ कैमरा लगे चश्मे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे परीक्षा केंद्र से पेपर लाए बाहर भेजना और ईयरबड्स के जरिए बाहर से संपर्क करना आसान हो जाता है। इन हाईटेक गैजेट्स का दुरुपयोग परीक्षाओं में प्रशासन की चुनौती बढ़ा रहा है। मेहनत कश अभ्यर्थियों का कहना है कि नकलची हाईटेक है, लेकिन अभी प्रशासन तैयार नहीं है। एक योग्य अभ्यर्थी के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि वो आदमी जब स्टार्टिंग से तैयारी करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, बाद में यहाँ पे जयपुर में रह के लाइब्रेरी में खर्चा रहता है, बाद में एट द एंड ऑफ डे उसको ये लगता है कि वो पेपर आउट हो चुका है। वो मानसिक और फाइनेंशियल से दोनों तरीके से हालत उसकी ख़राब हो जाती है और उसके घर वाले जो उसके आशा करके हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते और जो डम्मी अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी, पैसों से वो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं। वो यहाँ से एग्ज़ाम देने जाता है, पूरी साल तैयारी करता है, काफ़ी लंबे टाइम से भी, कई तो 2-3 साल से लगे हुए हैं। तो इस वजह से मतलब उनको फिर परीक्षा वापस लीक भी हो जाता है। तो इस कारण उनको फिर वापस भी मतलब पेपर भी गवर्नमेंट दोबारा कराती है, तो फिर वापस जीरो से स्टार्ट करो, फिर एंड तक करो। तो मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपके आई कांटेक्ट वाली चीज़ें हैं। आप जब फॉर्म भर रहे हो तब से लेके और लास्ट तक हर जगह आपका चेकिंग सिस्टम होना चाहिए। फॉर्म निकाल रहे हो अगर आप परमिशन लेटर हो तो आपके थ्रू ही निकले, आपका ही बायोमेट्रिक होके वो फॉर्म निकले। जैसे अपना आधार कार्ड निकालते हैं, आधार कार्ड कोई दूसरा नहीं निकाल सकता जब तक बच्चा खुद नहीं करता है। वैसे ये है। हालांकि सरकार ने प्रयास किए, इस एग्ज़ाम में रीट एग्ज़ाम में जैमर लगाए जो किसी एग्ज़ाम में नहीं लगे थे, वो भी एक पहल थी, लेकिन वो पहल काफ़ी नहीं है। बायोमेट्रिक तो अनिवार्य होना ही होना चाहिए। बायोमेट्रिक जब तक नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं लास्ट में जाके बायोमेट्रिक होता है, तो शुरू का लास्ट का मैच हो जाता है, बीच में नहीं होता, जैसे एग्जाम में नहीं हुआ और फिर लास्ट में वो ज्वाइनिंग के टाइम पे कर लेता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं में भी साल दर साल नकल बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्रदेश में यूनिवर्सिटी परीक्षाएं चल रही हैं और अभी तक 250 से ऊपर मामले पकड़े जा चुके हैं। बीते सालों का औसत ग्राफ भी देखें तब भी 350 से 500 नकल के मामले इस अकेले यूनिवर्सिटी में अनफेयर मीन्स के रजिस्टर किए जाते हैं।
बढ़ती नकल को रोकने की कवायदें तेज हैं, लेकिन कारगर नहीं हैं। नकल का प्रकरण सेंटर से जब बनता है तो नकल प्रकरण हमारे विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाता है और विश्वविद्यालय में नकल के लिए एक जो यूएम केस बन के आते हैं उनके लिए एक यूएम कमेटी बनी होती है जिसका अधिकार क्षेत्र जस्ट लाइक न्यायिक अधिकार क्षेत्र है। उसमें वो उस प्रकरण को एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग सज़ा का प्रावधान करती है। और सज़ा के प्रावधान के बाद अगर विद्यार्थी की कोई ग्रीवेंस रहती है उस सज़ा में तो नकल प्रकरण का जो यूएम कमेटी है उसके कन्वीनर को अपना प्रेजेंटेशन परीक्षा नियंत्रक के थ्रू देता है। परीक्षा में नकल करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। बोर्ड ने तो 122 अभ्यर्थियों को सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी नकलचियों की बड़ी संख्या गड़बड़ी फैला रही है। ऐसे में जरूरी है नकल विरोधी ठोस कायदे कानूनों की जरूरत, ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। बात महाराजा यानी एयर इंडिया की, जिसके नए मालिक अब टाटा सन्स हैं। सरकार की तरफ से शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई। एयर इंडिया के लिए टाटा ने सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। उन्नीस में सरकारी, अब टाटा ने बाजी मारी। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी। 18,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई डील। टाटा के महाराजा। Thales Private Limited, which is basically Tata Sons SPV, has emerged as the successful bidder for the sale of equity shareholding of GOI in Air India. जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही थी, अब वो हकीकत में बदल गया है। सरकारी एयर इंडिया की कमान अब टाटा के हाथों में सौंप दी गई है। टाटा सन्स की टैलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। पारदर्शिता के आधार पर और प्रतिस्पर्धा के आधार पर सरकार ने एक सक्षम नीति के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न की है। सरकार की शर्तों के मुताबिक सफल बोली लगाने वाली टाटा को अब एयर इंडिया के अलावा सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी 100% नियंत्रण मिलेगा। AIS ATS में 50% हिस्सेदारी पर कब्जा होगा। एयर इंडिया के घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लैंडिंग की मंजूरी मिलेगी। साथ ही पार्किंग आवंटनों का नियंत्रण दिया जाएगा। इस डील में मिली सफलता को रतन टाटा ने ट्वीट के